तो कुछ आपको मिलेंगे पाकिस्तान के जाहिद हामिद, और अभी मैं एक और किसी खातून को देख रहा था, बोलने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो अजीब बोंगियां मार रही थी उसके ऊपर जियो टीवी के ऊपर बैठ के। तो अब आप अगर उसकी तरफ देख रहे हैं तो जरा देखना छोड़ दें, अब जरा अपने कामों में लग जाए। 4 महीने बाद ये फिर इसके ऊपर, और अगर लिक्विड ओशंस है तो वहां पे क्या पता कोई एलियन लाइफ भी हो, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम नीचे नहीं देख सकते। एक और बात इसके ऊपर जो बार बार क्रिटिसिज्म चंद्रयान के ऊपर भी हो रहा था, आई एम श्योर कि कुछ लोग अभी इसके ऊपर फिर करेंगे, और ज्यादा जो हमारे के मोबाइल फोन, आपकी गाड़ियां, आपकी पावर ग्रिड, हर चीज फ्राई हो जाएगी। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, और आज फिर एक बड़ी अच्छी खबर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ था। इसरो ने अपना लोहा मनवा दिया, सारी दुनिया को पता चल गया कि इंडियन स्पेस एजेंसी भी दुनिया की इलीट स्पेस एजेंसीज में उसका शुमार होता है। दुनिया का चौथा मुल्क इंडिया बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की, पहला मुल्क बन गया जिसने डार्क साइड ऑफ द मून के ऊपर लैंडिंग की। वो पूरी दुनिया उससे डेटा को कलेक्ट करेगी और उससे पूरी इंसानियत को फायदा होगा। तो इंडिया ने जो उसकी राइटफुल प्लेस है उसके ऊपर अपनी धाक बिठा दिया। लेकिन ये वन हिट वंडर नहीं था, जैसा कि बहुत सारे लोग पहले शोर मचा रहे थे कि अभी तो आदित्य ने भी आना है, फिर उसके बाद प्लूटो भी जाएंगे, मार्स पर भी जाएंगे रोवर्स। यानी अब चूंकि इंडिया की जो इसरो है वो अब एक एलीट स्पेस एजेंसी बन चुकी है, इसलिए अब ये जो खबरें हैं ये रोज आते रहेंगे। तो इसलिए बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग ऐसे भी होंगे कहेंगे यार चंद्रयान पे तो बड़ा शोर मचा, इसके ऊपर इतना शोर क्यों नहीं मचा। इस पे भी बीबीसी का मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था और दुनिया की न्यूज एजेंसीज ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया, तो उसके ऊपर अभी बात करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चंद्रयान लैंड हो गया, लेकिन वो वन हिट वंडर नहीं था, जैसे कि आपको बताया। अब आदित्य जो कि सूर्या के नाम पे मिशन रखा गया, सूर्या जो भगवान है सूरज के नाम पर, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने नाम रखा आदित्य। अब ये एक ऑर्बिटर है जो लाग्रांज पॉइंट के ऊपर उसके गिर्द घूमेगा, सूरज के गिर्द, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लाग्रांज पॉइंट वो होता है जहां पे सूरज की और जमीन की जो ग्रेविटी है वो कैंसिल हो जाती है। यानी अगर आप उससे इधर उधर हो जाएंगे, अगर सूरज के करीब ज्यादा होंगे तो सूरज की तरफ आपका ऑर्बिटर उसकी तरफ डिके करेगा उसका ऑर्बिट, या अगर जमीन की तरफ होगा तो जमीन की तरफ डिके करेगा। 2 पॉइंट्स हैं। लाग्रांज पॉइंट को इसलिए पिक किया जाता है ताकि फ्यूल जो है वो सबसे कम रहे, तो सूरज के गिर्द जो है ऑर्बिटर घूमता रहे। अब इसका मकसद क्या है, जो मैं पढ़ रहा था, सबसे बड़ा मकसद तो इसका यही है कि जो सोलर विंड्स आती हैं, CMEs होती हैं, कोरोनल मैस इजेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि CMEs ये एक साइकिल है जो हर 11 साल बाद आता है। CMEs कोरोनल मैस इजेक्शंस का, जिसमें हर 10 से 11 साल बाद उसमें से हाईली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जो इतने आयनाइज होते हैं कि जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, अगर हमें एडवांस में पता चल जाए, क्योंकि वो स्पीड की लाइट पे ट्रैवल नहीं करते, हमें हमारे तक आते हैं तो उसको 2 दिन लग जाते हैं, तो आप उसको अपनी सैटेलाइट्स को नीचे ला सकते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये प्रिडिक्शन के लिए बड़ा जरूरी है, और इसके ऊपर नासा के भी ऑर्बिटर्स हैं। 2021 में एक मिशन गया था नासा का, पार्कर मिशन था, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी, आप लिखें पाकिस्तानी मुल्हिद पार्कर सोलर मिशन, उस पर आपको पता चल जाएगा। वो मैंने थोड़े रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई बड़ी चीज होती है तो हमारे जो मोमिन भाई हैं वो ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरियां बनाने लग जाते हैं, ओ जी ये अल्लाह के कामों में दखल हो रहा है वगैरह वगैरह। सो जस्ट काइंड ऑफ नॉनसेंस। आई थिंक अभी इस पे नहीं है, अभी इसका यही मकसद है कि अब हमारे खित्ते में हमारी जबान बोलने वाले लोग जब ये काम करेंगे तो कुछ आपको मिलेंगे पाकिस्तान के जाहिद हामिद, और अभी मैं एक और किसी खातून को देख रहा था, बोलने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो अजीब बोंगियां मार रही थी उसके ऊपर जियो टीवी के ऊपर बैठ के। तो ज्यादातर कहना मुश्किल है कि परसेंटेज में आपको नहीं दे सकता, लेकिन जितना मैंने ऑनलाइन देखा है लोग खुश हैं, पाकिस्तान के लोग इस पे खुश हैं, इस पे सच्चे दिल से कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और उसका फायदा हमें ये होगा, इस तरह के मिशंस को देख के अगली जनरेशन जो है वो इंस्पायर होती है। तो ये वो एक्साइटमेंट का मौका है। ऑब्वियसली इंडियंस के लिए तो है ही, क्योंकि इंडियंस इस खित्ते को तो लीड कर ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो अगेन, लेकिन क्योंकि ये जापान की स्पेस एजेंसी नहीं है, ये यूरोप की स्पेस एजेंसी नहीं है, ये नासा नहीं है, ये हमारे जैसे दिखने वाले लोगों की स्पेस एजेंसी है, जहां पे उनके कपड़े हमारे जैसे, शक्लें हमारी जैसी हैं। तो इससे ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे, तो ये इसकी अच्छी बात है। तो एनीवे, तो ये जो ऑर्बिटर है ये जमीन के गिर्द घूमेगा ताकि उसकी मोमेंटम बने, फिर बाहर की तरफ जाएगा, 1.5 किलोमीटर पे जाके लाग्रांज पॉइंट पे रुक जाएगा। उधर तक जाते जाते मेरा ख्याल 4 महीने लगेंगे। तो अब आप अगर उसकी तरफ देख रहे हैं तो जरा देखना छोड़ दें, अब जरा अपने कामों में लग जाए। 4 महीने बाद ये फिर इसके ऊपर डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर वो डेटा जमीन पर आएगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि आदित्य हमें क्या क्या नई चीजें बता रहा है। इसमें जो फख्र करने वाली बात है वो ये है, हमेशा की तरह कि साइंस जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, वो किसी एक तरह के दिखने वाले लोगों के लिए नहीं होती, किसी एक झंडे के लिए नहीं होती। यस, जो मुल्क इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी जो
प्रेस्टीज है दुनिया में वो बढ़ती है। तो इसलिए इंडिया को इसमें तो फख्र करना चाहिए, लेकिन ये तमाम इंसानियत के लिए फख्र की चीज है, क्योंकि जब हम नासा के साइंटिस्ट को भी देखते हैं, जब वो बात करते हैं तो बनी नू इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि ह्यूमन। कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका मल्टी प्लैनेटरी कंट्री बन जाएगा, नहीं, वो कहते हैं ह्यूमंस अगर हम मार्स को कॉलोनाइज कर लेंगे तो हम मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाएंगे, तो हमारी एक्सटिंक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर जमीन पे कोई एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होता है तो फिर हमारे पास मार्स भी एक ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट होगा जहां पे हम लोग अपनी जिंदगी को, इंसानियत को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इस पे हम सबको फख्र करना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, फिर मैं परसेंटेज नहीं दे रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी है उनके अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। इस पे अगर आप ये देख रहे हैं कि यार चंद्रयान की तरह उतने ज्यादा शोर नहीं मचा, तो वो अब ये बात है कि एक तो चंद्रयान की एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि उसके ऊपर एक रोवर उतरा, यानी फिजिकली इंडिया अपनी छाप वहां पे देके जा रहा है। ये एक ऑर्बिटर है, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेशल, कोई ये आम फीट नहीं। आई थिंक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी रोवर्स हैं। ओह यस, पार्कर जो था, आई थिंक दैट वाज विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा। जापान के भी ऑर्बिटर्स सूरज के गिर्द हैं, आई थिंक सोवियत यूनियन के भी थे मेरा ख्याल से। मैं पहले 2005-6 में बहुत मुझे इसका शौक होता था, उस जमाने में मैं हर इसके अप टू डेट होता था। बट एनीवे, इन द एलीट बैंड ऑफ कंट्रीज में इसरो का शुमार होता है कि अब ये भी वो इंफॉर्मेशन आ रही है। अब आगे जाके क्या होगा, अब आगे जाके जैसे मैंने बताया मार्स की तरफ जाएंगे, जुपिटर के ऊपर रोवर ऑर्बिटर्स होंगे, टाइटन के ऊपर होंगे जिसको बड़ा कंटेंडर कहा जाता है लाइफ का, यूरोपा के ऊपर वो जो फ्रोजन प्लैनेट है, अगर हम उसको ड्रिल करेंगे तो नीचे हो सकता है लिक्विड ओशंस हो, और अगर लिक्विड ओशंस है तो वहां पे क्या पता कोई एलियन लाइफ भी हो, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम नीचे नहीं देख सकते, हम तो सिर्फ यूरोपा को एज अ सॉलिड मैस देखते हैं। लेकिन अगर जो उसकी आइस शीट है, I don't know however miles deep that is supposed to be, उसके अंदर अगर आप अपना रोवर भेजेंगे, ये भी एक नासा के proposed plans में से है, I don't know इसकी completion कब होनी है। तो ये वो बड़े exciting times हैं, और इसमें जितने ज्यादा मुल्क शामिल होते जाएंगे उतना competition भी बढ़ेगा, हमारे resources भी allocate होंगे, और उसमें पूरी इंसानियत को फायदा होगा। एक और बात इसके ऊपर जो बार बार क्रिटिसिज्म चंद्रयान के ऊपर भी हो रहा था, I'm sure कि कुछ लोग अभी इसके ऊपर फिर करेंगे, और ज्यादा जो हमारे वेस्ट में कुछ हैं जो बड़े फार लेफ्ट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार गरीब दुनिया में बड़े गरीब लोग हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। तो $75 मिलियन लगे थे रिपोर्टेडली चंद्रयान का बजट की कॉस्ट थी, जो कि बहुत सस्ती है, और ये एक इन्वेस्टमेंट है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होना वो आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो इंटेंजिबल उसका बेनिफिट है। इसके ऊपर इसरो ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी कि इसके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं, बट आई थिंक आई वाज रीडिंग, वो बीबीसी के आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंदाजे के मुताबिक $45 मिलियन लगे हैं। तो अगर 75 और 45 को अगर आप मिला लें तो ये $120 मिलियन बनते हैं। $120 मिलियन में आपने अपना रोवर चांद पे उतार दिया, अपना झंडा वहां पे लगा दिया, पूरी दुनिया की खबरों में आ गए, गुडविल आपके मुल्क की हो गई। और दूसरे में आपने सूरज की तरफ अपना प्रोब भेज दिया। वो कई हमारे पेंडू लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ओ जी चांद के ऊपर, वो किसी आई थिंक किसी बीजेपी का या कोई बंदा था, उसने ही मिस स्पोक, उसने कहा कि अब हम सूरज चांद पे उतरे, अब हम सूरज पे भी उतर जाएंगे। ऑब्वियसली ही वाज अ ले पर्सन, उसने ये बात कर दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस आदित्य मिशन। चांद के ऊपर नहीं जा सकते। पार्कर प्रोब जो था वो कोरोना के अंदर तक गया था, उसकी जो आउटर सरफेस है, सरफेस तो नहीं है, उसका आउटर एटमॉस्फेयर है, तो वहां तक वो गया था। लेकिन ये लाग्रांज पॉइंट पे बहुत, ये जमीन के करीब है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, लेकिन इसे स्पेस वेदर के ऊपर नजर रखी जाएगी, CMEs की प्रोजेक्शन होंगी, सोलर विंड्स की प्रोजेक्शन होंगी, और ये डेटा पूरी दुनिया के साथ शेयर होगा। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमें ना पता चले कि सोलर विंड शुरू होगी, CMEs आ रही हैं, और आप उसको डिटेक्ट ना करें और अपनी सैटेलाइट्स को नीचे ना आ जाए, तो आपके मोबाइल फोन, आपकी गाड़ियां, आपकी पावर ग्रिड, हर चीज फ्राई हो जाएगी। वो जरा इमेजिन करें, यानी इसमें सिर्फ एक मुल्क होगा जो सबसे अच्छा बिहेव करेगा, वो हमारा पाकिस्तान है, क्योंकि हमें तो वैसे ही आदत है वहां पे बगैर बिजली के जिंदा रहने की। लेकिन पूरी दुनिया में केओस फैल सकता है कि आप इमेजिन करें, यहाँ पे आपने देखा कि जब लाइट जाती है तो यहाँ पे तो हंगामे हो जाते हैं, लोग लूटने लग जाते हैं। तो ये बहुत सिविलाइजेशन एंडिंग किस्म का ये काम है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया की पावर ग्रिड्स आउट हो जाएंगी तो आपको साल लग सकते हैं इसको रिकवर करने के लिए। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसके ऊपर पहले भी बहुत बातें हो चुकी हैं कि इसकी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो एनीवे, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रेन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते ना, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, और बताएं अगर आप पाकिस्तानी हैं तो बताएं कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। क्या हमें अपने हमसायों से सबक सीखना चाहिए कि हमें अपनी ये जो हमने मजहबियत हर चीज के अंदर घुसाई है, इससे जान छोड़ा के साइंस और टेक्नोलॉजी में अपने
बच्चों को पढ़ाएं? क्या आप एज अ पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं और आप एज एन इंडियन क्या सोच रहे हैं? आप क्या एक्साइटेड हैं कि आपको नजर आ रहा है कि आपके अगले बच्चे नेक्स्ट जनरेशन जो है उनमें से एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकलेंगे, उसमें से कार्ल सेगन और नील डिग्रास टाइसन वगैरह जैसे साइंस के पॉपुलराइजर्स निकलेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।